प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th के साइंस में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है भाई? विद्युत धारा नाम का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है, ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो आज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो पहली हेडिंग जो हमें इस चैप्टर में मिलती है वो हमको मिलती है विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ। ये हमको हेडिंग मिलती है अपने चैप्टर की शुरुआत में। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ के पास में कुछ मूल कण पाए जाते हैं। पदार्थ के पास में क्या पाए जाते हैं? कुछ मूल कण पाए जाते हैं, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल अंग्रेजी में कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मूल कण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। इनमें से जो पहला हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा हमारा होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन। तीसरा हमारा क्या होता है? थर्ड नंबर पे न्यूट्रॉन होता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिजिक्स में केमिस्ट्री का क्या है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में सब आएगा। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता था ये कैसा होता था? ऋणावेशित होता था। कैसा होता था? ऋणावेशित होता था। या इस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे ही जो प्रोटॉन हमारा होता है ये धनावेशित होता है, यानी कि इस पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। कैसा होता है भैया? जीरो चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हमको यही जानना था कि जो हमारा आवेश होता है ये दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक होगा ऋण आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव चार्ज। क्या कहेंगे? निगेटिव चार्ज कहेंगे। और एक होगा धन आवेश, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये हमको जानना था, इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम रखा है फंडामेंटल पार्टिकल का। अब हम लोग चलते क्या है, सीखेंगे कि ये आवेश होता क्या है। हम लोगों को सीखना क्या है कि ये आवेश होता क्या है। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आवेश की कोई पर्टिकुलर परिभाषा, आप जितनी किताबें पढ़ेंगे आपको हर एक किताब में आवेश की अलग अलग परिभाषा दिखाई देगी। हर एक बुक में आपको अलग अलग परिभाषा दिखाई देगी। हम आपको एक ऐसी डिफिनेशन लिखवाएंगे जो आप 10th के साथ 12th या ग्रेजुएशन किसी भी अपर लेवल की पढ़ाई करते हैं उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में जो आवेश की कहानी शुरू होती है ये 2500 वर्ष पहले की कहानी है। 2500 वर्ष पहले एक कंट्री है यूनान। यहाँ के एक फिलासफर थे, फिलासफर बोले तो दार्शनिक, जिनका नाम था थेल्स। जिनका क्या नाम था? थेल्स नाम था। इन्होंने ही क्या किया था भाई? सबसे पहले आवेश के बारे में कुछ देखा था। इन्होंने देखा था कि इनके पास में एक बिल्ली थी और इन्होंने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ा। तो रगड़ने के बाद में देखा क्या कि आबनूस की जो छड़ थी वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वहीं से इनके अंदर आया कि ये जो छड़ है छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा। उसी गुण को आगे चल करके आवेश नाम दिया गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इनकी भी कहानी थोड़ा सा सुनते चलेंगे। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय थे ये पतंग उड़ा रहे थे। क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। और हो रही थी बारिश। पतंग उड़ा रहे थे, हो रही थी बारिश। पतंग में जो डोरी लगी हुई थी वो मेटल वाली थी, यानी धातु की थी। अब उस मेटल वाली डोरी में जब पतंग उड़ा रहे थे तो हुआ क्या? बादल कड़का, बिजली गिरी। अब इनको करंट लग गया। क्या लग गया? करंट। तो इनके मुंह से ही सबसे पहले विद्युत शब्द निकला था। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले विद्युत शब्द किसने यूज किया है तो वो हमारे साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर।
इन्होंने ही सबसे पहले विद्युत शब्द उपयोग किया था। चलो इतना सब कुछ जान लिए हैं हम लोग, आवेश की परिभाषा लिखेंगे और अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये सब जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं क्लास 12th में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 12th में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आवेश की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। अधिकता या कमी के कारण, ध्यान दीजिएगा, अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तब भी आवेश उत्पन्न होगा, यदि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तब भी आवेश उत्पन्न होगा। अब ये सामान्य अवस्था क्या होती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे जो सोडियम हमारा एटम होता है, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सोडियम के पास में सामान्य अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इस पे किसी कारण 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या किसी कारण इस पे 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो जब 11 से कम हो जाएंगे तो कमी हो जाएगी, 11 से ज़्यादा हो जाएंगे तो अधिकता हो जाएगी। दोनों सिचुएशन पे इस पे चार्ज निकलेगा, ठीक है। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि कब नेगेटिव वाला चार्ज होगा, कब पॉजिटिव वाला चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश कहते हैं, इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक कूलाम होता है। SI मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। Q इज इक्वल टू होता है N। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। Q इज इक्वल टू होता है Ne, जहाँ N इज इक्वल टू कम अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इज इक्वल टू क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को मूल आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसको आप लोग लर्न करके रखिएगा। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है मूल आवेश, क्या लिखा हुआ है? ये जो मूल आवेश लिखा हुआ है इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। मूल आवेश, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है। कम से कम अगर वो आवेशित है तो इतना आवेश होगा ही होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम कभी भी नहीं हो सकता है। इससे कम कभी भी नहीं हो सकता है। E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। ये हम आवेश अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश पढ़ रहे हैं। अब होगा क्या? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। अब ये जो दोनों प्रकार हैं भाई कौन कौन से हैं? पहला है धन आवेश, धन आवेश। दूसरा है ऋण आवेश। दूसरा क्या है? ऋण आवेश। अंग्रेजी में अगर देखें तो इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जब कभी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये जो है इलेक्ट्रॉन की कमी पर उत्पन्न होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये कब होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर। यानी जब किसी तत्व पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, आमतौर पर होना क्या चाहिए था भाई, अधिक है तो धनात्मक होना चाहिए था, कम है तो ऋणात्मक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक सिंपल भाषा में बात करें, जब कमी होती है तो कमी का मतलब क्या हो गया कि केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया, और डोनेट करने वाला ही धनी होता है, यानी कि उस पर दान देने वाला ही धनी होता है, उस पर धनादेश हो जाएगा। अधिकता का मतलब क्या हो गया, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यानी ग्रहण कौन करता है, जो कमजोर होता है, जो ऋणी होता है। ऋण कौन लेता है, कमजोर होने वाला। भाई उसी को तो जरूरत होगी तभी, कोई किसी को जरूरत होगी तभी वो ऋण लेगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और लगे हाथों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लेते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में डेड श्योर है कि आएगा ही। क्या, 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए, आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखें। देखो, इसको सिंपल वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, 1 कूलाम आवेश, यानी Q बराबर क्या दिया हुआ है, 1 कूलाम। हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी n निकालना है। E का मान हमने बताया ये फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपना फार्मूला यूज करेंगे, कौन वाला फार्मूला, Q = Ne। तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। इसी पर सॉल्व कर लेंगे। तो n = क्या हो गया, Q का मान है 1, ये 1.6 × 10⁻⁻19, इसको ऊपर लेकर के गए, ये हो गया 10/16, इसके दशमलव हटाए तो ये 10 हो गया, और ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये +19 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। n = कितना हो गया, 5/8 × 10⁻19। इसको लिख सकते हैं, ये 10 यहाँ ले आए, 50/8 × 10⁻18। अब ये हो गया 25 और ये क्या हो गया, 4। ध्यान से देखते चलिएगा, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 25/4 × 10⁻18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, ये हो गया 6। 2 कितना बचा, 1, तो पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, अब कितना बचा, 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20 × 10⁻18, यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हमें होगी 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने। n = कितना आया भाई, 6.25 × 10⁻18। ये ध्यान रखिएगा, MCQ के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MCQ के लिए ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा। कभी कभी क्या करेंगे, जैसे ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि n = 6.25/10⁻18। घबराना नहीं है, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो थी आवेश की कहानी। अब जब हम आवेश पढ़ चुके हैं तो आवेश के बाद में हम लोग किस पर पहुंचेंगे, विद्युत धारा पर पहुंचेंगे। किस पर पहुंचेंगे, विद्युत धारा पर। विद्युत धारा, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होती है भैया, इसकी परिभाषा बहुत आसान है। एक लाइन की, आधी लाइन की परिभाषा है क्या, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश
प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? आवेश प्रवाह की समय दर Q/T। I बराबर क्या हो जाएगा भाई? Q/T हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। अब इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर को शॉर्टकट में कैपिटल A लिखते हैं, कहीं कहीं AMP भी लिखा होता है। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, जहाँ Q = आवेश की मात्रा, और T = क्या है? समय। T = क्या है? समय। यानी कि Q क्या हो जाएगा? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा हो जाएगी, और T क्या हो जाएगा भाई? टाइम हो जाएगा, जितने टाइम तक ये आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे? यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकेंड हो तो, यानी किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तब क्या हो जाएगा भाई? तब के लिए आप कहेंगे I बराबर हो जाएगा 1/1 = 1 एम्पियर। I = क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। I = क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। ठीक, ये हो गई भैया 1 एम्पियर की परिभाषा। अगली हेडिंग आपके चैप्टर में आएगा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या आएगा भाई? विद्युत परिपथ आएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक वैद्युत परिपथ। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत परिपथ कुछ होता नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, उनके लिए अलग अलग वायरिंग की जाती है। तो जब वायरिंग हम कंप्लीट करते हैं तो एटलीस्ट दोनों वायरों को और जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको अगर देखा जाए अच्छे ढंग से, तो पूरा परिपथ क्या होता है? पूरा एक क्लोज्ड पथ बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? एक बंद पथ बन जाता है, या बंद रास्ता बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो एक लाइन की इसकी परिभाषा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा की सतत अथवा बंद पथ को
विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ एक चीज और ऐड कर सकते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के सतत अथवा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता क्या है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड होता है। थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे हम लोग। जो घर पे जितने भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं, एक ऑफ मोड होता है और एक में क्या होता है, ऑन मोड होता है। जब हम ऑफ करते हैं तो हमारा परिपथ खुला रहता है। खुला क्या रहता है कि तार का जो कनेक्शन होता है वो छूट जाता है, परिपथ बंद और सतत ना होकर के ओपन हो जाता है। और जब हम ऑन करते हैं तो हमारा परिपथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होने पर ही धारा का प्रवाह हो सकता है। यदि तारों के बीच में ब्रेकनेस हो गई, थोड़ा सा भी गैप आ जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑन करते हैं तो प्रवाह होगा, ऑफ करेंगे तो प्रवाह नहीं होगा। ओवरऑल जैसे मान लीजिए कि हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया है। क्या ले लिया है भाई, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया है। तो एक तार इधर, एक तार इधर, और फिर जो स्रोत होता है, स्रोत का ये पॉजिटिव सिरा और ये कौन सा सिरा, नेगेटिव सिरा। एटलीस्ट ये मान लीजिए अगर हम सेल ही ले रहे हों तो ये एक सिरे पे, एक सिरे पे। अब देखो सारी चीजें आकर के जोड़ करके एक बंद पथ बना रही, नहीं बना रही। तो जब तक बंद पथ नहीं बनेगा तब तक वो विद्युत परिपथ नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस बात को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब विद्युत परिपथ के बहुत सारे अवयव होते हैं, तो उसकी डिटेल फोटो हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज थोड़ा जो है सेटअप नहीं बन पाया है फोटो का, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। बहुत सारे अवयव होते हैं, किससे डिफरेंट परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो क्या आएगा भाई, विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये क्या चीज होती है भाई, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे कि एक्चुअल में ये कौन सी चीज है, इससे हम क्या चीज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करेंगे, ब्रॉड स्तर पर बात करेंगे तो विभव होगा, और परिपथ के नहीं दो बिंदुओं के बीच बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। इसकी सबसे सरल परिभाषा हम लिखवाए दे रहे हैं। क्या लिखवाए देंगे, सबसे विभव, विभव के लिखेंगे अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे बैन वाले कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वोल्ट
होता है। एसआई मात्रक क्या होगा भाई? वोल्ट होगा। अब ध्यान देखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि स्मॉल क्यू आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो तो, अभी अगर W हो गया भाई तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q वोल्ट हो जाएगा। W/Q क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक, B इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q वोल्ट हो जाएगा। B इक्वल टू हो जाएगा W/Q वोल्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब ध्यान देंगे, क्या यदि यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा W बराबर 1 जूल हो तो B बराबर क्या हो जाएगा भैया? 1/1 होगा, यानी B इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। B इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट, अर्थात 1 वोल्ट वह विद्युत विभव है जो 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में एक जूल कार्य करने पर प्राप्त होता है। 1 जूल कार्य करने पर प्राप्त होता है। यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा भैया? 1 वोल्ट के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो गया विभव। ये क्या हो गया? विभव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभवांतर। अब हम लोग क्या देखेंगे? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर आपको विभव की परिभाषा आ गई तो विभवांतर की परिभाषा आप आसानी से सीख सकते हैं। क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है।
विभवांतर कहलाता है। इसको करेंगे क्या भाई, जैसे दो बिंदु है तो मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। बी से ए की ओर जब हम आएंगे तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी बी माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा, W अपान में Q हो जाएगा। W अपान में Q क्या हो जाएगा, बॉल। फार्मूला सेम रहता है भाई, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बस अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये चीज़ अंतर क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ का अंतर होगा। और विभव और विभवांतर का फार्मूला लगभग में क्या रहता है भाई, सेम रहता है। लगभग में क्या रहता है, सेम रहता है। विभव और विभवांतर का जो फार्मूला है वो लगभग में क्या रहता है, सेम रहता है। लगभग में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, ये हो गया भाई विभवांतर। अब विभवांतर के बाद में जो हेडिंग आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों, ओम का नियम। ओम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग अवश्य रट के जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं OHMS, ओम्स लॉ। ये क्या कहता है, इसकी थ्योरी क्या है भाई, ये कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि पर कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहते हैं भाई, लिख लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही इनका कथन है भैया। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, पेपर में आता ज़रूर है। यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे कि माना चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर B तथा चालक में धारा I है, चालक में धारा स्मॉल I है, तो ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा B प्रोपोर्शनल I। जब हम इसको हटाएंगे तो हमको मिलेगा B इक्वल टू RI। B इक्वल टू क्या मिलेगा, RI मिलेगा। B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, RI मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, अंग्रेजी बोलें तो रेजिस्टेंस कहते हैं।
प्रतिरोध कहते हैं। एक बार स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे ढंग से देख लेंगे, जहाँ पे R जो है नियतांक आ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। एक्चुअल में यहाँ से R इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, B/I मिल जाएगा। यहीं से हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा सीखेंगे। प्रतिरोध की परिभाषा हम लोग अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आता है कि यदि हम किसी चालक के लिए B और I के बीच का ग्राफ खींचें, किसके लिए, B और I के बीच का ग्राफ खींचें, और वो ओम के नियम का पालन करता है, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा I, तो हमें जो ये ग्राफ मिलेगा एक सीधी रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, जो जिसका ढाल क्या डिनोट करेगा, R को डिनोट करेगा, यानी B/I को डिनोट करेगा। ध्यान दीजिएगा। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा कि ओमीय परिपथ के लिए, ओमीय परिपथ के लिए B व I का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ओम के परिपथ में B और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे कि ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। यदि आपसे पूछेगा तो आप बताओगे कि ये जो ग्राफ होता है, ये जो बॉक्स में फोटो बना हुआ है, कुछ इस तरीके का होता है। अब रही बात कि हमको प्रतिरोध पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध वाली क्लास हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन